मित्रों, आज हम विश्व आदिवासी दिवस के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस भी मना रहे हैं। तो इस उत्सव को हम संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष छोटी प्रस्तुति के माध्यम रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रस्तुति के माध्यम से आप विश्व दिवस को समझ पाएंगे और इसी के साथ साथ युवाओं के प्रति जो आज समाज की धारणा है और स्वयं युवा वर्ग जो महसूस करता है अपनी जरूरतों को लेकर, उस दिशा में कुछ प्रकाशना मिल सकेगी। इसी उम्मीद के साथ आइए हम यह कार्यक्रम आरंभ करें। चूंकि आज आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस, इस दिवस पर दिवस की
जो महत्वपूर्ण संदेश होनी है, संदेश मिलना चाहिए, वो संदेश का छोटा रूप मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दुनिया भर के पर्वतीय एवं वन्य क्षेत्र में आदिकाल से निवासरत जन समूहों को आदिम जाति अबोरिजिनल या देशज कहा गया है। कुछ समाज शास्त्रियों ने आदिम जाति के लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। इन समाज शास्त्रियों में H.H. रिस्ले, N.G. लेसी, वॉरियर एल्विन आदि प्रमुख हैं। भारत में आदिवासी वे लोग हैं जो आदिकाल से यहाँ निवास करते आ रहे हैं। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ ही है आदिकाल से निवास करने वाले लोग। आदिकाल से निवास करने के संबंध में जो लैटिन में एक शब्द है वह है अब इनिशियो। अब इनिशियो आरंभ से ही, आदिकाल से ही किसी जगह विशेष में लोगों का निवास। आज विश्व भर में आदिवासी शब्द की मान्यता जल जंगल जमीन पर स्वामित्व कायम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ के 107 और 169 दस्तावेजों को पारित कर उन्हें लागू करवाने के लिए और खासकर आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्षरत हैं। इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1995 से 2004 तक की अवधि को आदिवासी दशक के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 9 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी दिवस घोषित किया गया। वर्ष 1993 को पहली बार आदिवासी वर्ष घोषित किया गया था। भारतीय परिवेश में आदिवासी हैं कौन? जैसा कि हमने ऊपर आदिवासी शब्द के अर्थ को समझाते हुए कहा कि आदिवासी वे लोग हैं जो आदिकाल से किसी जगह विशेष में निवास करते आ रहे हैं। इस परिभाषा के समर्थन में अनेकों विद्वानों ने भारत के आदिवासियों के मूल निवास के संबंध में स्पष्ट कहा है कि ये आदिवासी भारत में बाहर से नहीं आए हैं, ये यही के मूल निवासी हैं। इन विद्वानों एवं संस्थाओं की टिप्पणियां इस प्रकार हैं। मैरोन वेनर ने आदिवासियों पर लिखी अपनी पुस्तक का नाम ही सन्स ऑफ द सोइल, माटी पुत्र रखा है। उन्होंने मानव विज्ञान एवं मानव वंशों को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने वालों के हवाले से यह विश्वास व्यक्त किया है कि भारत के आदिवासी इस भूभाग के मूल निवासियों की समान हैं। सबसे विश्वसनीय, जिन्हें चाहे तो माटी पुत्र कह सकते हैं। द उरांस ऑफ छोटानागपुर पुस्तक में शरद चंद्र रॉय के अनुसार अनेकों आदिवासी समुदाय द्रविड़ियन जाति परिवार से संबंध रखते हैं। आगे वे मानव शास्त्रियों एवं भाषाविदों
के मतों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उक्त जाति के लोग भारत में बाहर से आए हैं या यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व और स्वर्गीय राज्यपाल के.एम. सेठ ने दृढ़तापूर्वक कहा कि यहाँ के आदिवासी कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वे यहाँ सदियों से निवास करते आए हैं। उनका अपने जल, जंगल और जमीन से पैदाइशी लगाव है। देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कुछ महीनों पूर्व बयान दिया कि आदिवासी ही भारत के मूल निवासी हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के जेनेवा डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट के अनुसार यहाँ के मुंडा, संथाल, हो, भील और कोड आदिवासी सिर्फ झारखंड व अन्य प्रदेशों के ही नहीं किंतु भारत के मूल निवासी हैं। 13 फरवरी सन 2019 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कहा कि भारत प्रवासियों का देश है, जैसे नॉर्थ अमेरिका। यहाँ के मूल निवासी तो द्रविड़ियन आदिवासी हैं, जिनका कत्ल किया गया, जिनके साथ आक्रांत प्रवासियों ने बुरा बर्ताव किया और उन्हें जंगलों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस टिप्पणी का आधार है 5 जनवरी 2011 का कैलाश एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार, जिसमें स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 10,367 ऑफ 2010 के मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि आदिवासी ही भारत के मूल निवासी हैं और अन्य लोग बाहरी आक्रमणकारियों या प्रवासियों की संतानें हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कार्यकर्ता ग्लैडसन डुंडुन ने दावा किया है कि भारत के मूल निवासी गोंड, मुंडा, खड़िया, हो, भील, उरांव आदि ही हैं। ये लोग 2000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े थे। नंदलाल सिंह ने आदिवासियों के संरक्षण की भी जिम्मेदारी है राज्यपालों की नामक लेख में, जो देशबंधु बिलासपुर 8 नवंबर 2000 में प्रकाशित हुआ था, लिखा है, आज का समाज जिन्हें असभ्य, पिछड़ा, अनपढ़, जाहिल तथा कमाई उड़ाने वाला मानता है, उस आदिवासी समाज का 18वीं सदी तक देश के बहुत बड़े भूभाग पर राज्य या आधिपत्य था। नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तरी असम, उत्तर पूर्व पर्वतीय अंचल के राज्यों की अवशेष अब तक मौजूद हैं। मध्य भारत में विंध्य एवं अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी पश्चिमी भूभाग में इनकी रियासतें थीं। संथाल परगना, मिर्जापुर, सिंगरौली अंचल, शहडोल, सरगुजा, मंडला, सिवनी, समूचा गोंडवाना प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र व गुजरात, बस्तर का इलाका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं गोवा में इस क्षेत्र के बड़े भूभाग पर गोंड, भील, मुंडा, खगवार, उरांव, संथाल, हो, नागा, निमो, खासी, मैता आदि आदिवासी समूह राज करते थे। स्वतंत्रता के बाद आदिवासियों की विभिन्न स्थितियां, स्वतंत्रता से पूर्व
आदिवासियों की विभिन्न स्थितियां। जनगणना के आधार पर 1872 में इन आदिवासियों को अबोरिजिन्स, 1891 में कृषक एवं चरवाहा के तहत वन्य जनजाति और 1901 में अनिमिस्ट या प्रकृतिवादी कहा गया। 1911 के पश्चात धर्म पर आधारित जनगणना की गई, जिनमें जनजातियों को हिंदू, ईसाई और अनिमिस्ट कालों में रखा गया। अर्थात जो हिंदू धर्म अपना चुके थे उन्हें हिंदू और ईसाई धर्म अपनाने वालों को ईसाई तथा शेष आदिवासियों को अनिमिस्ट कहा गया। 1921 में इन्हें आदिम जाति कहा गया। धर्म के कॉलम में इन्हें प्रकृति पूजक एवं अनिमिस्ट बदलाया गया। 1931 में इन्हें पहाड़ी व वन्य जाति के रूप में दर्शाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आदिवासियों के लिए मूल निवासी या देशज, अंग्रेजी में इंडिजिनस शब्द का प्रयोग किया गया है। देशज लोगों के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि इनकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति अच्छी नहीं है। आदिम जाति की परिभाषा। आदिम जाति के लोगों की पहचान के संबंध में विभिन्न समाजों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। गिलानी और गिलानी के अनुसार स्थानीय आदि समूहों के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। डॉक्टर टी.एन. मजूमदार ने जनजाति के संबंध में अधिक विस्तृत परिभाषा दी है। उनके अनुसार जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं तथा एक निश्चित एवं आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं। इंपीरियल गजेटियर के अनुसार आदिम जाति परिवारों का वह समूह है जिनका एक सामान्य नाम होता है, जिनके सदस्य एक सामान्य भाषा बोलते हैं, एक सामान्य क्षेत्र में या वहां रहते हैं या अपने को उस क्षेत्र तथा वे समूह अंतःविवाही होते हैं। स्वतंत्रता के बाद आदिम जाति के लिए संवैधानिक व्यवस्था। भारत में आदिवासी वे कहलाते हैं जो भारतीय संविधान की धारा 342 के तहत देश के राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। सन 1950 में पहली अधिसूचना जारी की गई। संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के संबंध में चर्चा की गई है तथा अनुच्छेद 16(4) और 335 के अनुसार इनके लिए सरकारी नौकरियों एवं सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित करने का प्रावधान रखा गया है। सन अनुसूचित जनजातियों की पहली अधिसूचना में सन 1976 में संशोधन किया गया। संविधान की धारा 19(1) में किसी भी समुदाय को अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और लिपि को बचाने और बढ़ाने का अधिकार है, जो जनजाति के लोगों के लिए गंभीरता से लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की शैक्षणिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विकास के लिए विशेष प्रावधान रखने की बात कही गई है। भारत देश की आबादी में विभिन्न वर्ग समुदाय सम्मिलित हैं। इन विभिन्न समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एक दूसरे से काफी भिन्न है। कुछ ऐसे समुदाय भी हैं
जिनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति अत्यंत पिछड़ी हुई है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों की शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा राज्य का कर्तव्य माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि सार्वजनिक सूचना के आधार पर राज्यों के राज्यपालों से परामर्श कर अस्पृश्य जातियों तथा आदिम जनजातियों को क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति घोषित करें। इसके संबंध में बात हमने कर ली है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों, आदिवासियों के संबंध में कुछ प्रावधान निकाले गए हैं और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने गंभीर प्रयास किया है और कुछ विशेष अधिकार घोषित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व के आदिवासियों के संरक्षण हेतु प्रदत्त विशेष अधिकार कुछ जो हमारे लिए इस समय लागू हो सकते हैं उनको पढ़कर सुना रहा हूँ। अनुच्छेद 2, आदिवासी अन्य सभी लोगों की भांति ही स्वतंत्र और बराबर हैं तथा उन्हें अपने अधिकारों, विशेष करके उनके आदिवासी होने के कारण मिले अधिकारों का इस्तेमाल करने में किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त रहने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 2(2) में कहा गया है, राज्य ऐसे प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराएंगे जो निम्नलिखित की रोकथाम या निराकरण करेंगे का ऐसा कोई कार्य जिसका उद्देश्य अथवा परिणाम उन्हें विशिष्ट पहचान या सांस्कृतिक मूल्यों या जनजातीय पहचान से वंचित करना हो, उससे रोकथाम। ऐसा कोई कार्य जिसका उद्देश्य अथवा परिणाम उन्हें उनके देश, क्षेत्र या संसाधनों से वंचित या बेदखल करना हो, इसके लिए रोकथाम के उपाय। किसी भी प्रकार का जबरन आबादी स्थानांतरण जिसका उद्देश्य किसी भी अधिकार का अतिक्रमण या उल्लंघन करना हो, और इसके लिए रोकथाम। किसी भी प्रकार का जबरन विलय या समन्वय, आदिवासियों को किसी दूसरे समाज के साथ मिलाना, ऐसा किया जाना उचित नहीं। इसके रोकथाम के लिए सरकार को उपाय करना है। उनके विरुद्ध नस्ल आधारित अथवा जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने या उस्काने के इरादे से किसी भी तरह का दुष्प्रचार, इसके रोकथाम के लिए उपाय करना है सरकार को। अनुच्छेद 30, आदिवासियों के देश या क्षेत्रों में सैनिक गतिविधियां नहीं होंगी जब तक कि व्यापक जनहित के कारण अथवा स्वतंत्र सहमति से आदिवासी स्वयं इस आशय का अनुमोदन न करें, ऐसा करना उचित नहीं। अनुच्छेद 30(1), आदिवासियों को अधिकार होगा कि वे अपनी जमीन, क्षेत्र तथा संसाधनों के विकास की प्राथमिकताएं एवं नीतियां स्वयं तय करें। अनुच्छेद 30(2), राज्य आदिवासियों के देशों, क्षेत्रों या अन्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली किसी भी परियोजना को स्वीकृत करने से पहले आदिवासियों की स्वतंत्र एवं सूचित सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके ही प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से आदिवासी लोगों के साथ परामर्श एवं सहयोग करेंगे। 39, आदिवासियों को अधिकार होगा कि इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों का इस्तेमाल कर सकने के उद्देश्य से राज्यों से तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकें और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी ले सकें। अनुच्छेद 40, आदिवासियों को अधिकार है कि राज्यों एवं अन्य पक्षों के साथ चल रहे टकरावों और विवादों का समाधान न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से करने के वास्ते तुरंत निर्णय ले सकें
और साथ ही अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकारों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन का प्रभावी उपचार कर सकें। इस प्रकार के निर्णय में संबद्ध आदिवासी लोगों के रीति रिवाजों, परंपराओं, नियमों एवं कानूनी प्रणालियों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों पर समुचित ध्यान दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ने भी अपने 169वें सम्मेलन में देशज इंडिजिनस पीपल्स और आदिवासी लोगों की परिभाषा व्यवहारिक कसौटी पर वस्तुपरक एवं व्यक्तिपरक आधारित देने की कोशिश की। उस कसौटी पर आधारित परिभाषा का सार इस प्रकार है। देशज लोगों का उद्भव उस जनसमूह से हुआ है जो देश या भौगोलिक भूभाग पर आक्रमण, उपनिवेशवादी अभियान या वर्तमान राज्य सीमाबंदी के पहले से काबिज कास्त रहे हैं। वे अपने कुछ या सभी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाओं को कायम रखे हुए हैं, चाहे उनकी वैधानिक स्थिति जैसी भी हो। एक महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट के 1997 के समता निर्णय अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में खनन 5वीं अनुसूची के उल्लंघन में शून्य है पैराग्राफ 127। राज्य सरकार यदि किसी खनिज विशेष का दोहन आवश्यक समझे, ऐसी स्थिति में वह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोगों से बिना सहकारी समिति के माध्यम से, अनुसूचित जनजातियों के सहकारी समिति के माध्यम से ही कर सकती है। पैराग्राफ 132। सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले से यह स्पष्ट है कि आदिवासी अपनी जमीन के अंतर्गत खनिज भंडार के भी मालिक हैं और इस अधिकार से उन्हें कोई गैर आदिवासी वंचित नहीं कर सकता। अंतिम महत्वपूर्ण बात, पर्यावरण में संतुलन के लिए हवा पानी की स्वच्छता, वनस्पति एवं प्राणी जगत के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही आदिवासियों के संरक्षण एवं उनके खुशहाल स्थिति में होना अनिवार्य है, क्योंकि वे भी प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। कोई भी उन्हें लूटकर या मारकर विकास की ऊंचाई को छू नहीं सकता। भारतीय परिवेश में नेशनल यूथ डे भी मना रहे हैं। नेशनल यूथ डे युवाओं से संबंधित है, जैसा कि शब्द का अर्थ ही स्पष्ट करता है। आज युवा शक्ति को समझने की जरूरत है। कई विद्वान या अनुभवी लोग यह भी कहते हैं, सुझाव देते हैं कि परिवार में युवा जो हैं, लड़के लड़कियां वयस्क होने की स्थिति में हैं, नहीं भी हो पाए हैं, उनसे भी सलाह मशविरा करके माता पिता एक सामूहिक योजना परिवार के लिए बना सकते हैं, जिसमें उनकी सहभागिता और उनका कंट्रीब्यूशन, योगदान योजनाओं को वांछित लक्ष्य तक पहुंचा सके। इसी तरह दूसरे क्षेत्रों में या संस्थाओं में भी, स्कूलों में जो अधिकारी हैं, टीचर्स हैं, युवाओं की जो मनोभावनाएं हैं, उनमें निहित जो क्षमताएं हैं, उनको विकसित करने के लिए और
उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए बराबर उन्हें कुछ ना कुछ योजना या उपाय खोज निकालना चाहिए। जब तक युवा आज समाज में एक्टिव नहीं होगा, सक्रिय और क्रियाशील नहीं होगा, खेल के क्षेत्र में कुछ लोग हैं, संगीत के क्षेत्र में कुछ लोग हैं, कला के क्षेत्र में कुछ लोग हैं, इसी तरह से कुछ अन्य क्षेत्र में भी कुछ लोग शामिल हैं, लेकिन एक बड़े समुदाय को हमने मार्जिनलाइज्ड कर दिया, हमने बाईपास किया है। अब आज समय की पहचान है कि युवाओं को सामने रखना, युवा में जो खून होता है, जो जोश होता है, वह कार्यों को भी संभव करने के काबिल है। यदि उनको हम सक्रिय क्रियाकलाप के लिए सुझाव देंगे या उनकी अगुवाई करेंगे या उनको प्रोत्साहित करेंगे, तो हमारी बहुत सी समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी, परिवारों में, चर्च में भी और सामाजिक अन्य संस्थाओं में भी, स्कूलों में भी। तो युवाओं की जो उनके गुण हैं, क्वालिटीज हैं, योग्यताएं हैं, उनको उभारने का, उनको विकसित होने का आज हम अवसर दें, उनको प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं, उनका सम्मान करें और पढ़ाई में और अन्य प्रशिक्षण में हम उनका मार्गदर्शन करें, तो एक नए समाज की रचना में हम अवश्य सफल होंगे कल के दिन। इन्हीं शुभकामनाओं और आशीर्वादों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Hallelujah.